हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो एम्ब्रायोलॉजी का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों? जैसा कि हमें पता है एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायो बनता है जायगोट से, जायगोट बनता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवम से। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्म कहाँ पाया जाता है, ये सब जानेंगे। अगर बेसिक हमारा सही रहेगा तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हम स्टार्ट किए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली 3 पार्ट होता है: प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं? तो प्राइमरी जो मेन काम करता है, तो वैसा ऑर्गन जो मेन काम करता है मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसमें कौन आता है? तो हमारा टेस्टिस। ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन, इसका मतलब जो हेल्प करता है वो किस में? तो स्पर्म के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है। तो इसमें कौन कौन हेल्प कर रहा है स्पर्म के मूवमेंट में? तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा क्या है, टेस्टिस है, तो इसके पास क्या होता है, इपिडिडमिस होता है। इपिडिडमिस से क्या होता है, वास डिफरेंशिया निकलता है। भाज डिफरेंशिया के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ भाज डिफरेंशिया निकला। भाज डिफरेंशिया के बाद सेमिनल वेसिकल्स आते हैं। देखिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स है, और फिर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और क्या क्या है, यूरेथ्रा है, कॉपर्स ग्लैंड है। ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी या एसेसरी ऑर्गन है जो स्पर्म को टेस्टिस से लेकर यूरेथ्रल तक लेकर जाने में हेल्प करते हैं। क्यों? ताकि स्पर्म बाहर जा सके। तो इसमें क्या है, तो सेमिनल वेसिकल्स है ना, जो अपना सेमेन क्या करता है, स्पर्म में क्या करता है, ऐड करता है। क्यों? तो इसका आंसर हम आगे बताएंगे। ठीक है। एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन जो हम बाहर से देख सकते हैं, उसमें आता है पेनिस, स्क्रोटम और टेस्टिस। स्क्रोटम क्या होता है, इसके अंदर टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट कहने का क्या मतलब है, ये एब्डोमेन के बाहर एक सैक में होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। बाहर क्यों? जैसा कि हमें पता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए इसको एब्डोमेन से बाहर रखना पड़ता है। अगर ये एब्डोमेन में ही रहेगा तो जो पर्सन है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टेस्टिस का 7th मंथ में बाहर डिसेंट मतलब स्क्रोटम में डिसेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो फेल हो जाएगा तो एक एबनॉर्मलिटीज होती है, उसको कहते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। चलिए तो आगे की बात है। टेस्टिस क्या है, एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट है जो कहाँ पाया जाता है, पेल्विस रीजन में। अब इपिडिडमिस, इपिडिडमिस कौन सा था, टेंशन मत लीजिए, जब हम टेस्टिस का हिस्टोलॉजी बताएंगे ना अभी नीचे ही, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएंगे। इपिडिडमिस टेस्टिस के पास ऐसा स्क्वाल्ड स्ट्रक्चर बना के रखता है। ठीक है, इसका 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा? जो स्ट्रक्चर स्पर्म को रिसीव करता है उसको कहते हैं हेड पार्ट, बीच वाले को कहते हैं मिडिल पार्ट, और जो स्ट्रक्चर वास्ट डिफरेंस से जाके मिलता है उसको कहते हैं लोअर पार्ट। ठीक है, तो जो हेड पार्ट है उसका नाम है कैप्यूट। ठीक है, मिडिल पार्ट को कहते हैं कॉर्पस, और जो लोअर पार्ट है जिसको टेल पार्ट भी कह सकते हैं उसको कहते हैं कॉर्दा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस होता कहाँ है, तो इसका डेवलपमेंट एब्डोमेन में होता है 7th वीक ऑफ एम्ब्रोनिक पीरियड में। फिर ये क्या करता है, जब 7th मंथ आता है बच्चों का, लास्ट मंथ, तो उसमें क्या करता है, ये डिसेंड हो जाता है टेस्टिस में, मतलब वो टेस्टिस में चला जाता है। कैसे जाता है, तो इनग्यूनल कैनाल के थ्रू। ठीक है, ये एब्डोमेन से स्क्रोटम में इनग्यूनल कैनाल के थ्रू चला जाता है ताकि वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। यहाँ तक समझ में आ गया? स्पर्म का ये स्क्रोटम में क्यों जाता है, क्योंकि इसको 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। अगर फेल हो गया तो उसको कहेंगे क्रिप्टोकाइडिज्म। ठीक है, अब स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ हुआ, तो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ टेस्टिस में। उसके बाद वो कैसे जाएगा, ये इसका पाथवे बता रही हूँ शॉर्ट में।
उसके बाद वो जाएगा इपिडिडमिस में, इपिडिडमिस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से एम्पूला में। एम्पूला क्या है? तो एम्पूला टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म है। पिक्चर में देखते हैं तो देखिए क्या है, ये वास डिफरेंस जा रहा है, एक जगह पे ऐसा हुआ कि ये थोड़ा क्या हो गया, नैरो हो गया। ये नैरो पाथ को ही कहते हैं हम एम्पूला। ठीक है, देखिए जैसे ये वास डिफरेंस यहाँ पे नैरो हो गया तो इसको कहेंगे एम्पूला। और इसी के पास क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स होता है। जब यहाँ पर एम्पूला में जब स्पर्म स्टोर होता है तो उसका क्या हो जाएगा, विड्थ बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, सेमिनल वेसिकल अपना सेमन रिलीज करेगा। तो इन दोनों का एक प्राइमरी डक्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये दोनों क्या करता है, आकर मिलता है। कौन? तो सेमिनल वेसिकल का सेमन और हमारा स्पर्म। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद वो यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। चलिए आते हैं कॉपर्स ग्लैंड में। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी ऑफ यूरिन को। तो एसिडिटी ऑफ यूरिन को न्यूट्रलाइज करने का स्पर्म फॉर्मेशन से क्या लेना देना है? जैसा कि हमें पता है ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर, और नीचे में यूरेथ्रा जा रहा है। और यहाँ पर ही स्पर्म क्या होता है, यूरेथ्रा में आता है और वो बाहर निकलता है। तो जैसा कि हमें पता है जो हमारा यूरिन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। अगर वो स्पर्म से मिलेगा तो वो क्या कर देगा, उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो स्पर्म रिलीज से पहले वो क्या करता है, अपना फ्लूइड रिलीज कर देता है। और जो यूरेथ्रा का सराउंडिंग है उसको बेसिक इन्वायरमेंट कर देता है। ठीक है, एसिडिटी को वो हटा देता है। तो कॉपर्स ग्लैंड का क्या काम है, यूरेथ्रा से एसिडिटी को हटा देना या इन्वायरमेंट बनाना, फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाना स्पर्म के लिए। और ये स्पर्म को क्या करता है, मॉइस्चर भी प्रोवाइड करवाता है और पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पहले हम सेमिनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत 60 to 70% सेवन प्रोड्यूस करता है। अब ये सेवन में होता क्या है, तो इस सेवन में फ्रुक्टोज होता है, और क्या होता है, कैल्शियम होता है, और क्या होता है, इंटोसिटोल होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, कोगुलेटिंग एंजाइम होता है, और साइट्रेट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? फ्रुक्टोज क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी देता है। और स्पर्म जैसा कि आपको पता है ये मोटाइल करके वेजाइना से कहाँ इसको जाना पड़ता है, फैलोपियन ट्यूब तक जाना पड़ता है। तो इसको एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड होता है फ्रुक्टोज के द्वारा। ठीक है, फॉर द स्पर्म मूवमेंट। कैल्शियम, और ये क्या होता है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। स्लाइटली बेसिक नेचर क्यों होना ज़रूरी है? जैसा कि पता है वेजाइना क्या होता है, वेजाइना के चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो हमारा स्पर्म क्या होता है, बेसिक होता है। उनको न्यूट्रलाइज करते हुए उसको क्या करना पड़ता है, वेजाइना से उसको जाना पड़ता है फैलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, अब इसमें एक फाइब्रिनोजेन भी होते हैं। ये फाइब्रिनोजेन क्या होते हैं, आपको पता है मोटिलिटी कहाँ चाहिए, वेजाइना में चाहिए। अगर वो स्पर्म मेल में ही मोटाइल होने लगेंगे, मतलब स्विम करने लगेंगे, तो उसका एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है ना हमारा सेमिनल वेसिकल, उसमें फाइब्रिनोजेन डाल देता है। फाइब्रिनोजेन डालने से क्या होता है, उसकी जो मोटिलिटी है वो थोड़ा टाइम के लिए इनहेबिट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। जैसा कि अब क्या हो गया, जो हमारा स्पर्म है वो आ गया यूरेथ्रा में, किस लिए, तो वेजाइना में इजाकुलेशन के थ्रू जाने के लिए। ठीक है, तो अब तो उसको मोटाइल होना पड़ेगा। तो वही मोटाइल जो फाइब्रिनोजेन के कारण वो क्या हुआ था, इमोटाइल हुआ था। वो मोटाइल होने के लिए कौन रिलीज करता है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या रिलीज करता है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिस। अब प्रो क्यों, प्रो मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म। देखिए
अब यूरेथ्रा में तो वो सेक्रीट कर देगा, लेकिन क्या होगा अगर तुरंत एक्टिवेट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा ओपनिंग तक जाते जाते वो बहुत ही मोटाइल हो जाएगा। तो क्या होता है, ये प्रो फॉर्म में रहता है। इसका मतलब है कि थोड़ा समय के बाद, मतलब 2-3-4 मिनट के बाद क्या होगा, वो एक्टिव होगा। ठीक है, एक्टिव होगा तो क्या होगा, अब जब प्रोफाइब्रिनोलाइसिस जब एक्टिव होगा तो क्या बनेगा, फाइब्रिनोलाइसिस। जो फाइब्रोजेन के कारण वो इनएक्टिव हुआ था उसको वो तोड़ने लगेगा और वो क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो 2 से 3 मिनट तक वो कहाँ चला जाता है, अगर सेक्स हुआ तो वो वेजाइना में चला जाएगा, और वेजाइना में चला गया तो फिर क्या होगा, उसका मोटिलिटी गेन हो जाएगा तब तक, और वो फिर चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट थोड़ी देर पहले ही बताए थे, ये क्या है, कॉमन पाथवे है किसका, तो जैसे भाज डिफरेंस आया और एम्पूला बनाया, और इधर क्या है सेमिनल वेसिकल्स है, ये दोनों मिलकर एक पाथवे बनाता है, इसी को कहते हैं क्या, तो इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का हिस्टोलॉजी जानना क्यों जरूरी है, जैसा कि हमें पता है कि टेस्टिस में ही क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, कैसे होता है, एम्ब्रायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पहले अगर ये सब बातें हमें पता रहेगी तो एम्ब्रायोलॉजी जानने में ईजी होगा। क्यों, क्योंकि एम्ब्रायोलॉजी में तो हम मेनली यही जानते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ से फॉर्मेशन होता है, तो स्ट्रक्चर तो जानने की ज़रूरत है ना, नहीं तो वहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या है, ये क्या है। तो ये क्या है को से बचने के लिए हम पहले जानते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जो सबसे ऊपर वाला कवरिंग होता है, ठीक है, इसमें याद रखिएगा ट्यूनिका टर्म याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो ओपनिंग कवरिंग होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका वैगिनालिस। ठीक है, जो अंदर वाला कवरिंग होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुगुनिया। जो अंदर वाला कवरिंग होता है वो ये राउंड नहीं होता है, वो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, और जो ऊपर वाला कवरिंग होता है वो सिर्फ एंटीरियर में होता है, पोस्टीरियर में नहीं होता है। और जो लास्ट कवरिंग है, जो इनर कवरिंग है, उसको कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलारिस। ये हर जगह आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ बुक में ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको कवरिंग पता चल गया कौन कौन सा है। सबसे आउटर कवरिंग है ट्यूनिका वैगिनालिस, फिर ट्यूनिका एल्बुगुनिया और फिर ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ये होता कितना पेयर है, टेस्टिस 1 पेयर पाए जाते हैं, मतलब 2 ही नंबर होते हैं। लोकेशन कहाँ होता है, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, पेल्विक रीजन में होता है। बनता कब है, तो 7th वीक में बनता है। और ये डिसेंड कब होता है, तो 7 मंथ, अप्रॉक्स 7 मंथ कह रहे हैं। ठीक है, कैसे होता है, तो इंग्यूनल कैनाल के थ्रू होता है। इसका शेप कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। साइज कितना होता है, लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। कवरिंग हम पढ़ लिए। आउटर कवरिंग क्या होता है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग को हम ट्यूनिका वैगिनालिस कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है एंटीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी बताऊंगी थोड़ी देर बाद। सेकेंड कवरिंग को क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ये टेस्टिस को अप्रोच करता है और डिवाइड होता है लोब्यूल्स में, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और ये कितना होता है, 200 से 250 के बीच में होता है। ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पढ़ेंगे। इनर लेयर को क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये बहुत ही कम बुक में है लेकिन ये होता है। ठीक है, एग्जाम के बेसिस पे। अब क्या कह रहा है, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अभी बताए थे, जो मिडिल कवरिंग था वो क्या किया था, अपने आप को डिवाइड करके क्या बना दिया था, लोब्यूल्स बना दिया था, उसी को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितना नंबर होता है, 200 से 250 पाया जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, प्रत्येक मतलब 200-250 में नहीं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, 1 से 3 क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो समझिए हमारे जो लेयर है कितना टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स होता है, 200 से 250 के बीच में, और एक में 1 से 3 पाया जाता है। ठीक है, तो पूरे टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे, 400 से 600। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, तो ये प्रोडक्शन करता है स्पर्म का।
ठीक है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन करके ये करता क्या है, देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, फिर वो रेटी टेस्टिस से होते हुए कहाँ जाता है, वास डिफरेंशिया में, ठीक है। देखिए अब इसमें भी आपको एक स्ट्रक्चर अच्छा से समझाती हूँ, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये क्या है हमारा ट्यूनिका वैगिनालिस, इसका तो कोई काम नहीं है, हमारा काम किसका है, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ट्यूनिका एल्बुगिनिया क्या किया है, लोब्यूल्स बनाया है। इसी लोब्यूल्स में क्या होते हैं, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। स्पर्म बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये स्ट्रेट ट्यूब, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है जो कॉइल्ड होता है। अब ये क्या होता है, बाहर निकलने लगता है किससे, तो एल्बुगिनिया से, तो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाता है। अब ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स क्या होता है, एक दूसरे में जाके मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं कैपिलरी को। इसी को क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस। अब ये रेटी टेस्टिस को कहाँ जाना है, इपिडिdymis में, तो ये रेटी टेस्टिस भी क्या करेगा, फाइन नेटवर्क बनाएगा। इस फाइन नेटवर्क को कहते हैं भाषा इफ्रेंसिया। क्या, भाषा इफ्रेंसिया। अब ये किससे मिलेगा, तो ये मिलेगा हमारा इजाकुलेटरी डक्ट से, ठीक है। अब ये तो इस स्पर्म का अगर हम जानेंगे कि कैसे पाथवे है, तो क्या हुआ, सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना, वहाँ से स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में गया, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स से रेटी टेस्टिस में गया, रेटी टेस्टिस से भास इफ्रेंसिया में गया, भास इफ्रेंसिया से इपिडिdymis में गया, इपिडिdymis से वो भास डिफरेंशिया में गया, भास डिफरेंशिया में यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये इसका पाथवे है। यहाँ पे गलती हो गया है, फाइन डक्ट ऑफ रेटी टेस्टिस कॉल्ड भाषा इफ्रेंसिया, सॉरी गलती के लिए, ठीक है। गलती तो होती है, इंसानी है। आते हैं अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। पहले मैं ऐसे समरी बता देती हूँ। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जैसा कि हमें पता है कैसा होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसका एक सेक्शन लेते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता क्या है। तो सेक्शन लिए तो क्या मिला, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस में भी सेल पाए जाते हैं। इस सेल को क्या कहते हैं, लेडिक सेल। ये लेडिक सेल क्या करता है, तो टेस्टेरियन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, सर्तोली सेल होता है, ठीक है। सर्तोली सेल का क्या काम है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आप पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, ये क्या है, सर्तोली सेल है। बीच में क्या है, जर्मिनल सेल है, जिससे क्या होता है, 5-6 लेयर बनता है स्पर्मेटोगोनिया का, जिसमें स्पर्मेटोजिनेसिस होता है, ठीक है। अब फिर क्या है, सर्तोली सेल है। तो जब स्पर्मेटोजिनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो वो कहाँ आ जाता है, सर्तोली सेल के पास आ जाता है। क्यों, तो न्यूट्रिशन के लिए। इसलिए सर्तोली सेल को नर्स सेल भी कहा गया है। नर्स का क्या काम है, तो न्यूट्रिशन देना, ठीक है। अभी कि ये क्या है, ये पूरा एक टाइट जंक्शन से पैक है। तो टाइट जंक्शन से क्यों पैक है, जैसा कि पता है स्पर्म क्या है, एक लिविंग थिंग है। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अननोन बॉडी हो जाएगा। तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलेगा ब्लड के थ्रू, तो वो क्या करेगा, स्पर्म को डैमेज करने का ट्राई कर सकता है। इसलिए ये टाइट जंक्शन से क्या होता है, कवर होता है। तो यहाँ तक तो आपको थोड़ा पता चल गया होगा समरी की तरह। चलिए अब आते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका सेक्शन लिए हैं, तो आउटसाइड स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें क्या होता है, लेडिक सेल का फॉर्मेशन होता है या लेडिक सेल प्रेजेंट होता है, जो प्रोड्यूस करता है टेस्टेरियन को, ठीक है। सर्तोरी सेल को नर्स सेल भी कहते हैं या सस्टेंडिकुलर सेल भी कहते हैं। स्पर्म आके उसमें क्या होता है, अटैच होता है ना, ठीक है, जो हेल्प करता है न्यूट्रिशन देने में, किसको, स्पर्म को। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ज्वाइन होता है एक टाइट जंक्शन को। उस टाइट जंक्शन को क्या कहते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या करता है, स्पर्म को हमारे इम्यून से बचाता है, ठीक है। अब क्या है, उसके बगल में क्या है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे, जर्मिनल सेल से। अब जर्मिनल सेल क्या होता है, जो आउटर कवरिंग है ना, वही हमारा जर्मिनल सेल है। यहाँ पर क्या, इससे क्या होता है, इसका प्रोलिफरेशन होता है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है, ठीक है। ये स्पर्मेटोजिनेसिस में हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 5 से 6 लेयर वो होता है उसमें, 5 से 8 लेयर, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, ये सेल बाद में डिफरेंशिएट होकर स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ही बोल दिए हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ठीक है। उसके बाद एक और, जैसे कि ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, ठीक है। फिर ये प्रोफरेट करके एक सेल बनाया जिसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया सेल। फिर ये प्रोफरेट किया और फिर ये क्या किया, एक लेयर बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर एक लेयर बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बनाता है, फिर से एक लेयर बनाता है जिसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या होता है, इमोटाइल इन नेचर होता है, ठीक है। तो फिर स्पर्मेटिड से एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब स्पर्म बन गया, अब स्पर्म बनने के बाद क्या होगा, सर्तोली सेल में आकर पेनिट्रेट कर जाएगा ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। टेस्टेरियन और भी सर्तोली सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है टेस्टेरियन कहाँ प्रोड्यूस होता है, लेदिक सेल में। लेकिन लेदिक सेल से कहाँ तक हमारा ल्यूमेन, ये सेमिनल वेसिकल, सेमिनल ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में लाने का काम कौन करता है, सर्तोली सेल। फिर से टेस्टेरियन को लेदिक सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तक लाने का काम कौन करता है, सर्तोली सेल। कैसे लाता है, तो रिसेप्टर एबीपी या एटिविन से, ठीक है। अब क्या करता है, हमारा सर्तोली सेल एक हार्मोन से क्रिएट करता है जिसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, तो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टॉप करता है, ठीक है। एक और भी ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्या, जब इम्ब्रोनिक पीरियड होता है ना, तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये इसका क्या काम है, एंटी मुलेरियन हार्मोन को, तो ये मुलेरियन जो ये ग्लैंड होता है ना, उसको ये रिग्लेस करता है। अब मुलेरियन ग्लैंड को रिग्लेस करने का क्या मतलब है, ये जो मुलेरियन ग्लैंड होता है ना, ये फॉर्मेशन करता है किसका, फैलोपियन ट्यूब का, यूट्रस का। अगर मान लीजिए मेल में ये मुलेरियन सेल रह गया तो वो क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, तो फिर कितना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, क्या, तो रिलीज करता है एंटी मुलेरियन हार्मोन को ताकि वो रिग्रेस कर सके फैलोपियन ट्यूब इस सब के फॉर्मेशन को, तभी तो वो मैल रहेंगे। अब नोट में क्या कह रहा है, प्राइमरी साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन कौन सा है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्यों, अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने सुना है ना कि जब बच्चा जन्म लेता है और उसका जो पेनिस होता है अगर फॉर स्किन से कवर हो तो उसमें क्या होता है, खतना होता है, मतलब उसको काटा जाता है। क्यों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बचाता है कैंसर से, HIV से, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज से, ठीक है। अब आते हैं फिर से, जैसे ये हमने पढ़ लिया था कि क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये जो बड़ा वाला टिश्यू है ये सर्तोली सेल है, और ये क्या है, जर्मिनल सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर वो सर्तोली सेल में आके पेनिट्रेट कर रहा है। अब स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे, पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। स्पर्म, अगर स्पर्म मैच्योर हो जाए तो उसको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, जो प्रोड्यूस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, किसके इन्फ्लुएंस से, तो टेस्टेरियन के इन्फ्लुएंस से, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म में सबसे ऊपर क्या होता है, एक कैप होता है, ठीक है, जिसको एक्रोजोम कहते हैं। फिर क्या होता है, एक हेड स्ट्रक्चर होता है, हेड में ही क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेड के नीचे, हेड के जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, नेक कहते हैं, ठीक है। नेक क्या करता है, तो पहले पूरा बॉडी स्ट्रक्चर समझाती हूँ फिर फंक्शन बताऊँगी। ये क्या है, एक्रोजोम है, जो कैप बताए थे। ये हेड है जहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हेड और मिडिल पीस को जो अटैच करता है उसको कहते हैं नेक। नेक में हमारा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल दो तरह का होता है, एक प्रॉक्सिमल, एक डिजिटल। जो पहला सेंट्रियोल है, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, वो नेक पार्ट में प्रेजेंट होगा। जो डिजिटल सेंट्रियोल है वो मिडिल पीस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं मिडिल पीस को, तो ये मान लीजिए हमारा मिडिल पीस है। मिडिल पीस में क्या होता है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पेरीफेरी अरेंज होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, क्या करता है? तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेल में हमारा किचन कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर भी किचन का काम कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करेगा? ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि मोटिलिटी सही से हो सके। ठीक है, अब क्या है, तो उसके जैसे कि ये जहाँ तहाँ क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और कुछ स्पेस खाली है मिडिल पीस में, उस स्पेस को कहते हैं मैनचित्ते। ठीक है, और नीचे में क्या होता है? डिजिटल सेंट्रियोल होता है। डिजिटल सेंट्रियोल का क्या काम है? ये एक्सियल फिलामेंट निकालता है। एक्सियल फिलामेंट किस स्ट्रक्चर में होता है? तो 9+2 स्ट्रक्चर में, मतलब बाहर का अरेंजमेंट में 9 ये सेल होंगे, फिलामेंट होंगे, और अंदर में पेयर में फिलामेंट पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा किस ये अरेंजमेंट पे पाया जाता है, तो 9+2 अरेंजमेंट में। अब ये क्या करता है? तो ये तेल का फॉर्मेशन करता है, और तेल का फॉर्मेशन के कारण मोटिलिटी ईजी से होती है। ठीक है, जो इंद पीस में आता है। यहाँ तक समझ गए? अब चलिए देखते हैं। स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्म, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टैडपोल लाइक होता है, ताकि ये फ्री स्विमिंग कर सके और एक्टिवली मोटाइल सेल है ये। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 55 से 65 माइक्रोमीटर है। हेड में क्या होता है? पीरीफॉर्म इन शेप होता है। देखिए ना, शेप कैसा है? पीरीफॉर्म। ठीक है, और जो हेड होता है उसका लेंथ होता है 5 माइक्रोमीटर। हेड क्या से बना होता है? न्यूक्लियस से, और जो ये एक्रोजोम है वो गोल्जी बॉडी से। कैसे? ये जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसमें बताएंगे। ठीक है, तो ये एक्रोजोम क्या से बना है? तो गोल्जी बॉडी से। हेड क्या से बना है? तो न्यूक्लियस से। ठीक है, जो हमारा एक्रोजोम है ना, इसका दूसरा नाम भी है ग्लिया कैपिटिस। ठीक है, और जो हेड है जिसको न्यूक्लियस से बना है, तो आपको पता है न्यूक्लियस में ही हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जो क्रोमोजोम है 23 क्रोमोजोम होता है, ये हमारे इसी न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है, जो बाद में फ्यूजन के थ्रू कहाँ जाता है? एग से जाके मिलता है। ठीक है, तो एग में क्या पूरा पाथ चला जाता है? नहीं, ओनली अप टू बेसल बॉडी तक जाता है। ठीक है, बाकी सब पाथ बाहर ही रह जाता है। ठीक है, कहाँ तक? जहाँ तक सेंट्रियोल हो। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल ही ओवम को अब फर्दर फर्टिलाइजेशन में ये क्या हेल्प करता है। ये जब हम oogenesis पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो एक्रोजोमिक कैप है, ये इंजाइम, इसमें क्या होता है? इंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या में हेल्प करता है? तो जैसे कि हमें पता है ओवम के चारों तरफ क्या होता है? कवरिंग होता है, हार्ड कवरिंग होता है, जैसे कि जोना पेलुसुदा, कोरोना रेडिएटा, ये सबको पेनिट्रेट करने में ये एक्रोजोम क्या करता है? हेल्प करता है। ये सबको पेनिट्रेट करेगा तभी तो अंदर जाएगा ना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस पे प्रेजेंट होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नेक में प्रेजेंट होता है। डिजिटल सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है, जो क्या हेल्प करता है? एक्सेल फिलामेंट का यूज करता है। ठीक है, अब क्या है? नेक पार्ट तो आपको बताया, इसी में क्या होता है? बेसल बॉडी, जहाँ से वो डिटैच होता है। ठीक है, एक्सेल फिलामेंट का भी अरेंजमेंट हमने बता दिया। अब आते हैं हेड क्या था? न्यूक्लियस था। ठीक है, ये न्यूक्लियस पे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ नहीं होता है। क्यों? ताकि इसका वेट कम कर सके। जितना कम वेट रहेगा उतना ज़्यादा ये क्या करेगा? ये फ्री स्विमिंग या मोटिलिटी इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसा कि आपने सुना भी होगा, मोटे लोग कम दौड़ पाते हैं, पतले लोग ज़्यादा दौड़ पाते हैं। इसलिए स्पर्म का क्या किया जाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये सब हटा दिया जाता है या डिजनरेट हो जाता है इसके फॉर्मेशन के समय। ठीक है, वो हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। चलिए ये सब पढ़ लिए। अब क्या कह रहा है? फर्टिलाइजेशन के समय ओनली अप टू प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाता है, कहाँ पे? ओवम में, ये भी बता दिया। ठीक है, इंसेक्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा, मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वो इंसेक्ट में उसका अलग नाम है। क्या? नेवेन कर्ण। क्या? नेवेन कर्म। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से ही क्या लग रहा है? स्पर्म और मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है?
हैप्लॉइड मेल गैमेट जिसको स्पर्म कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। तो अभी कुछ देर पहले पढ़ा, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, जर्मिनल इपिथेलियल सेल। जर्मिनल इपिथेलियल सेल मेनली क्या करता है, ये क्या होता है, जब मेल अपना पुबर्टी गेन करता है, पुबर्टी कब गेन करता है, तो 13 से 14 साल में, तो उस समय क्या होता है, ये जर्मिनल सेल प्रोफेरेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और फीमेल में कब होता है, तो फीमेल में तो जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे oogenesis, और ये कब स्टार्ट करेगी, तो 11 से 12 साल में। और जब ये स्टार्ट करेगी, इसका पता कैसे चलेगा, तो ये जब हम स्टार्ट होगा तो इसका फर्स्ट मेनिस्ट्रल होगा, जिसको हम कहते हैं मिनार्की, ठीक है। और ये मेनली 45 से 50 साल तक चलता है। तो जो लास्ट में ये मेनिस्ट्रल होगा, मेनिस्ट्रल पीरियड, उसको कहेंगे मेनोपॉज। चलिए ये तो बाद में पढ़ने की बात है, चले आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन 2 प्रोसेस से होता है, एक तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, फिर स्पर्मेटिड का मेटामॉर्फोसिस करके स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसमें मेनली 3 प्रोसेस होता है, माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्यूरेशन, ठीक है। मैच्यूरेशन में ही मियोटिक होता है, मियोटिक 2 तरह का होता है, मियोटिक 1 और मियोटिक 2, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं। मान लीजिए क्या है, ये हमारा जर्मिनल सेल है, जहाँ जिसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो क्या है, 2n है, ये तो पता है। डिप्लॉयड होता है, जो हमारा स्पर्म होता है वो हैप्लॉयड होता है, लेकिन जो जर्मिनल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर आप देख रहे हैं, जो हमारा क्रोमोसोम फादर में प्रेजेंट है वो 46 क्रोमोसोम है, और जो हमारा स्पर्म में आता है वो तो 23, क्योंकि उसका सिर्फ एक पेयर आता है, हाफ, ठीक है। तो जो फादर में प्रेजेंट है उसको कहते हैं 2n 2c, ठीक है। n क्या है, नंबर, c क्या है, तो ये अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ तक समझ गए। अब क्या है, जो हमारा जर्मिनल इपिथेलियल सेल है वो 2 तरह का प्रोफेरेट करना स्टार्ट करता है, बहुत सारे सेल बनते हैं। तो वो जो सेल होते हैं ना, वो मेनली 2 तरह के सेल होते हैं, या तो टाइप ए होंगे और टाइप बी होंगे। टाइप ए और बी कैसे बांटा गया है, ठीक है। तो टाइप ए ऐसा सेल जो क्या करता है, मैच्योर नहीं होता है, मतलब वो सेकेंड फेज में नहीं जाता है, वो क्या करता है, स्टीम सेल की तरह काम करता है। अब स्टीम सेल की तरह काम करने का क्या मतलब है, अब ये जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है वो एक दिन के लिए तो हो नहीं रहा, ये लाइफ लॉन्ग चलता है। तो अगर सारा सेल अगर ये तो अगले फेज में चला जाएगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कुछ सेल क्या करते हैं, स्टीम सेल की तरह काम करते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं और ऑल सेल बनाते हैं फ्यूचर के लिए। और कुछ सेल क्या होते हैं, स्पर्म के लिए काम करते हैं। तो जो सेल स्टीम सेल की तरह काम करता है वो आता है टाइप 1 में, और जो सेल आगे माइटोटिक डिवीजन करके वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं टाइप बी सेल, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, टाइप ए सेल और टाइप बी सेल, ठीक है। ये चला जाता है प्रोफरेशन में और ये चला जाता है ग्रोथ फेज में, ठीक है। तो जो हमारा ये ग्रोथ फेज में गया उसका क्या हो गया, न्यूक्लियस 2n 2c, समझ गया। n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। देखिए जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पता चल, ये जैसे 1 क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड, तो ये क्या हुआ, अमाउंट ज़्यादा हुआ, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पता चलता है ये सेंट्रोमेयर से, ठीक है। जितना सेंट्रोमेयर उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए पहले क्या हुआ, ये चला गया कहाँ, तो माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन से ये बना दिया क्या, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ा, इसका अमाउंट बढ़ गया। देखिए सब डुप्लीकेट कर दिया, तो अमाउंट बढ़ा है, नंबर नहीं बढ़ा है। अभी भी क्या है, 2n 4c, नंबर तो सेम है, सिर्फ अमाउंट क्या है, डबल हो गया। तो जब अमाउंट डबल हो जाता है तो जब आपको पता है मियोटिक फेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काम देखिए आपको शेप से ही पता चलेगा क्या हो गया है, इसका ग्रोथ हो गया है, किसका, तो ये जो टाइप बी सेल है उसका, तो उसको कहते हैं प्राइमरी ऊसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। आपको पता है कितने मियोटिक डिवीजन होते हैं, 2 मियोटिक डिवीजन होते हैं, मियोटिक 1 और मियोटिक 2। मियोटिक 1 में अब ये भी पता है, जो मियोटिक होता है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। इसमें क्या होता है, रेड्यूस होता है, ठीक है। तो हमारा स्पर्म जो न्यूक्लियस है वो कितना है, 2n4c। अब ये क्या करेगा, रेड्यूस होगा, तो 2n से क्या बनेगा, n, 4c से क्या बनेगा, 2c, ठीक है, हाफ हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अगर पूछेगा जो मियोटिक 1 में है तो क्या क्या रेड्यूस किया, तो मियोटिक 1 में हमारा क्रोमोजोम भी रेड्यूस किया और एमोंट भी रेड्यूस किया। ये बताना बहुत ज़रूरी है, बताऊंगी बाद में। इसी को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अगर पूछेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के न्यूक्लियस में क्या होता है, तो n होता है क्रोमोजोम और अमाउंट कितना होता है, 2c, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो सेम रह जाता है, जो अमाउंट है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ तो अगर कोई पूछेगा कि स्पर्मेटिड जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें कितने क्रोमोजोम हैं, तो n क्रोमोजोम है। n कहने का मतलब 23, ठीक है। कितने ये अमाउंट है न्यूक्लियस का, तो c मतलब 1 है। क्यों, क्योंकि ये हाफ हो गया है। तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको इजीली से सॉल्व हो जाएगा। अब जो स्पर्मेटिड फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटिड के अंदर ही स्पर्म होता है, इससे ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे, तो स्पर्म मेटाफोरोसिस से, ठीक है। तो अभी जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ वो इमोटाइल है, तो क्या है, इमोटाइल है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है जो हमारा स्पर्म है वो टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, और जो अभी स्पर्मेटिड बना है वो कैसा है, ओवल है, ठीक है। तो टैडपोल स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि जो देखिए टैडपोल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसका तेल बनता है। तेल क्या होता है, इसके मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो ये हमारा क्या है, स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड में क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो और सेंट्रियोल्स है। सबसे पहला काम क्या होता है, सेंट्रियोल मूव करता है नीचे, सब मूव करता है। कौन कौन मूव करता है, सेंट्रियोल मूव करता है, साइटोप्लाज्म मूव करता है नीचे की ओर, ठीक है। तो ये जो रौंद है ये बन जाता है ओवल शेप, ठीक है। और बीच में जो है वो न्यूक्लियस है। अब दूसरा काम क्या है, इसके वेट को कम करना, ठीक है। तो इसमें जो आरएनए है, न्यूक्लियोलस है, जो एसिडिक प्रोटीन है, वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ताकि इसका जो वेट है वो लूज कर सके, ठीक है। और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, तो डीएनए प्रेजेंट होगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सब कुछ मूव कर गया, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो है हमारा गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी क्या करता है, बाद में एक साथ मिलके कैप जो एक्रोजोमियल कैप था ना, उसका फॉर्मेशन करता है। तो समझ में आ गया एक्रोजोमल कैप का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब क्या है, न्यूक्लियस में क्या हो गया, न्यूक्लियोलस ख़त्म हो गया, साइटोप्लाज्म ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, तो यहाँ पर सिर्फ क्रोमोजोम बचा, ठीक है। अब हमारा सेंट्रियोल मूव करके कहाँ पर आ गया, तो नेक के पास आ गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे, और हाँ सेंट्रियोल 2 होता है, एक प्रॉक्सिमल एक डिजिटल, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में होते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, प्रॉक्सिमल है, तो यहाँ पर डिजिटल, मतलब वो 90 डिग्री के एंगल में होते हैं, ठीक है। फिर डिजिटल से ही क्या होता है, क्या है, देखिए ये बन गया हमारा हेड, ये हमारा बन गया कैप, ये हमारा बन गया नेक, ठीक है। वही डाउनवर्ड उसका क्या होता है, प्रोलिफरेशन होते रहता है। फिर यहाँ पर पता है कि मिडिल पीस बनेगा, मिडिल पीस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया होगा, डिजिटल सेंट्रियोल होगा। डिजिटल सेंट्रियोल से क्या निकलता है, हमारा एक्सियल फिलामेंट, और तेल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये फॉर्मेशन हुआ कैसे, तो स्पर्मिएशन से, ठीक है। और ये सारे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ से कहाँ तक, स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्म का फॉर्मेशन का। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे स्पर्म बनते हैं। तो क्या सारे स्पर्म फर्टिलिटी कर पाते हैं, नहीं, उनमें से एक ही कर पाता है, 1 या 2। ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेके आएंगे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।